तो आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। इसका पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्टार्ट करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, ठीक है। और ये आंदोलन किन किन दशाओं से गुजरा, इसमें क्या क्या कंडीशंस रही, क्या क्या चीज़ें हुई। साथ ही हम देखेंगे जो डांडी मार्च था, है ना, जो डांडी मार्च था जहाँ पर आपने नमक बनाने का रूल तोड़ा था, वहाँ से शुरुआत होती है आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, या आपका सही आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की। वो कैसे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो करते हैं शुरू, ठीक। अब देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि देखें कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस तक आने की आवश्यकता आखिर हमें क्यों पड़ी। द रन अप द रन अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या। सविनय अवज्ञा, हम किसी चीज़ की अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब डिसओबे कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे हम। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट, जो आपकी ब्रिटिश सरकार है, उसने कोई रूल बनाया, अगर हम उस रूल को नहीं मान रहे हैं तो वो अवज्ञा होगी ना, डिसओबे कर रहे हैं हम। तो इसीलिए इस आंदोलन को कहा गया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। इसके तहत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका सरकार बनाती है, उनमें से उन चीज़ों का हम अगर विरोध करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो वो एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाएगा। समझ गए ना, इसका नाम क्यों किया गया है, ठीक। अब देखो हुआ क्या। मैंने बताया था आपको कि 1928 में जो जब आपको बर्कनहेड जो थे, उन्होंने चैलेंज किया भारतीयों की, भैया आपके अंदर वो क्षमता है ही नहीं कि आप एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी कुछ रिकमेंडेशन दे सकें भारत के लिए जो आपको जो है एक स्वशासन कैसे स्थापित किया जाए वो बता सकें, ऐसी आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करते हुए इस चैलेंज को भारतीयों ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। लेकिन मैंने बताया था कि इस नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या डिमांड की थी, डोमिनेट स्टेटस। डोमिनेट स्टेटस क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ। जैसे अंग्रेज आप चले जाएंगे तो उनके अंदर ही हम भारत का शासन चलाएंगे, भारतीय चलाएंगे लेकिन अंग्रेजों के अंदर, ठीक है ना। तो जो नेहरू रिपोर्ट में हमने ये डिमांड की थी, तो इस डिमांड से बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता ही थे, एक गुट बन गया था उनमें, जो इस मांग से आपका संतुष्ट नहीं थे। उसमें मुख्यतः था आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा था कि भाई ठीक, क्या डोमिनेट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कहनी चाहिए कि हमें पूर्ण स्वराज दो। लेकिन गांधी जी ने जब उनको समझाया कि भैया ऐसा है कि अभी ऐसा वक्त नहीं है, हमें लगता है कि सही वक्त है कि हम पूर्ण स्वराज मांगे, फिलहाल के लिए अगर हम डोमिनेट स्टेटस मांगे, अगर ये दे देते तो बहुत अच्छी बात है, देन हम आगे क्या करना है उस पर विचार करेंगे। तो गांधी जी की ये बात मानकर जो कांग्रेस है उसने ये डिसाइड किया कि भाई 1928 में हमने कर दिया डिमांड किस चीज़ की, डोमिनेट स्टेटस की। हम अंग्रेजों को 1 साल का वक्त देंगे, 1 साल का वक्त देंगे। अगर इस 1 साल में 1929 तक, याद रखना इनका अधिवेशन कब होता है कांग्रेस का, हमेशा दिसंबर में। तो दिसंबर 1929 तक अगर जो अंग्रेज हैं आपके, वो हमें डोमिनेट स्टेटस नहीं देते हैं, तो फिर हम, जो कांग्रेस है, अपना लक्ष्य क्या बना लेगी, पूर्ण स्वराज हम मांगेंगे। और साथ ही हम ये तो मांगेंगे और हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर देंगे। 1 साल का टाइम दिया उन्हें, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है देखो, अब जो 1 साल आएगा, दिसंबर 1929 आएगा, तो उसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई वो भी देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि 1929 में जब ये नहीं माने आपका डोमिनेट स्टेटस देने के लिए, तो भारतीयों ने क्या शुरू किया और कैसे शुरू किया, ठीक है ना। उससे पहले देखो लॉर्ड इरविन घोषणा। अब जैसे 1917 में भी घोषणा आई थी, ठीक है। और मतलब ये घोषणा करते थे जैसे कि अब क्या करेंगे हम। जैसे लॉर्ड इरविन था उस टाइम का वायसरॉय, तो उसने घोषणा की थी 31 अक्टूबर 1929 को। इसने कहा था कि जो हमारी 1917 की घोषणा थी ना, उसमें ये निहित है कि आपको डोमिनेट स्टेटस दिया जाएगा। उन्होंने कहा उसमें ये निहित है, वो हमने बोल रखा है कि आपको डोमिनेट स्टेटस देंगे हम। लेकिन इसने फिर से ये नहीं बताया कि कब देंगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं, कुछ नहीं, खाली बोल दिया कि हम देंगे। तो ये तो खाली सांत्वना देने वाली बात होगी ना। और इसने बोला कि जब आपका साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा, साइमन कमीशन आ गया था ना, तो उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी इंग्लैंड में, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि भारतीयों को मतलब क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। उसमें आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी उसके बाद, ठीक है ना। अब देखो, जब ये रिपोर्ट आती है अक्टूबर में आई, उसके बाद एक दिल्ली घोषणा होती है, कब, नवंबर में, 2 नवंबर को हो रही है। अब ये दिल्ली घोषणा क्या है आखिर, दिल्ली घोषणा क्या है, समझो इस बात को। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में, ठीक है, जो प्रमुख नेता है, और उन्होंने घोषणा पत्र दिया। मतलब उन सबकी जो मांगे हैं उन्होंने एक कागज़ में लिख के दी सरकार को बताने के लिए, उसको एक घोषणा पत्र कहा गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो दिल्ली में बना था, ठीक है। अब इस घोषणा पत्र के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी ब्रिटिश के सामने। उन्होंने ये कहा भैया ऐसा है, जो आप कह रहे हैं ना गोल में सम्मेलन होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इसका उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये होना चाहिए कि जो भारतीय हैं उनको आप क्या है, जो आपका डोमिनेट स्टेटस है वो किस तरह से लागू करेंगे, इसका उद्देश्य ये होना चाहिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का,
ये नहीं कि आप उसमें भी ये डिस्कशन करें कि किस समय हम इनको डोमिनेट स्टेटस दें, कब दें, ये वगैरह वगैरह नहीं। उन्होंने कहा था इसका इस डिस्कशन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसके डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए कि आप जो है डोमिनेट स्टेटस भारतीयों को किस तरीके से दें, ना कि कब दें। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और साथ ही इस दिल्ली जो घोषणा था इसमें एक और बात कही थी, इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए। जो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे उसमें कांग्रेस को मतलब ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे कांग्रेस के, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की वही है, तो आप उसके लोगों को ज़्यादा बुलाएंगे। तीसरा, जो राजनीतिक अपराधी हैं उनको क्षमादान दे दिया जाएगा, जो कुछ आंदोलन में गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ देना चाहिए आपने। लेकिन ये सभी मांगें जो इरविन था उसके द्वारा ठुकरा दी गई। इसने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं मानूंगा इनमें से। ठीक है, अब ऐसा हो गया, ये नवंबर में हो रहा है, उसके बाद एक महीने बाद आपका दिसंबर में, मैंने कहा था हर साल इनकी मीटिंग होती है, तो ये जो मीटिंग है दिसंबर 1929 वाली कांग्रेस की, ये होती है आपकी पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को उतना सपोर्ट होता नहीं है, लेकिन गांधी जी के कहने पर इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक, तो जब ये यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं और एक साल हो गया ना, इनको एक साल का टाइम देते कि आप डोमिनेट स्टेटस दो, अदरवाइज हम डिमांड करेंगे पूर्ण स्वतंत्रता की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो जब एक साल हो गया 1929 में, तो कहा जाता है कि रात 12 बजे तक ये लोग सब बैठे रहते कि कोई अंग्रेज़ों का अधिकारी आएगा और बोलेगा कि आपको हम डोमिनेट स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब हम मांग करेंगे किस चीज़ की? पूर्ण स्वराज की। बहुत हो गया डोमिनेट स्टेटस, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो आपका सम्मेलन है बहुत ज़रूरी है कि कौन सम्मेलन में? दिसंबर 1929 में लाहौर में, जिसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आप निकल जाओ भारत से, ऐसा वाला कुछ सबसे पहले यहाँ पर डिमांड की गई है। ठीक है, तो इस अधिवेशन की मुख्य बात है क्या की थी इन्होंने, कांग्रेस ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिमांड की थी। तो देखो, पहली तो जो गोलमेज सम्मेलन है उसका आप बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस से कहा, सबसे कहा, ठीक, कांग्रेस से कहा, कांग्रेस से कहा भैया जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है आपकी, पहले में कांग्रेस नहीं जाती है, दूसरे में जाती है, तीसरे में फिर से नहीं जाती है। ठीक है ना, वो आगे देखेंगे हम। दूसरा, जो पूर्ण स्वराज है, कांग्रेस को अपना लक्ष्य बना दिया, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बना दिया। तीसरा, सभी कांग्रेस सदस्य जितने भी थे ना, वो काउंसिल में जितने थे, उन्होंने कहा कि आप काउंसिल का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब आपको परिषदों में जाने के लिए कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जितने काउंसिल के सदस्य हैं सारे सगैर इस्तीफा देंगे। ठीक, उसके अलावा अगले साल, मतलब ये 29 में हो रहा है ना, 1930 से 26 जनवरी को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसके बाद हर साल हम स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाएंगे। यही कारण था। अब देखो, हम स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं और हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को। ठीक है, तो भाई अब इस डेट को भी तो कॉमेमोरेट करना है, इसको भी तो कुछ याद रखना चाहिए ना, ये इतनी बड़ी घटना थी। तो हमने क्या, इसीलिए ये डिसाइड किया कि भाई 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है ना, रिपब्लिक डे मनाएंगे अपना। ठीक, अगला, जो कांग्रेस कार्य समिति थी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया। जो आपकी कांग्रेस कार्य समिति होती थी उससे बोला कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको आप पूर्ण तरीके से लागू कराएंगे। ठीक है ना। अब देखो भाई, अब आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ। अब देखो, मैंने सिविल डिसोबीडियंस फिर से बोल दिया कि डिसोबे कर रहे हैं हम, जो रूल्स है रेगुलेशन है उनका डिसोबे कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, उसी को डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे। अब देखो भाई, इसको शुरुआत करनी है तो किसी न किसी तरीके से किसी नेता ने किसी कानून का डिसोबे करना पड़ेगा, किसी कानून को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये आंदोलन एक तरीके से शुरू होगा, है ना। तो इसके लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया था, आपका दांडी मार्च शुरू किया था। क्या था, कैसे हुआ भी देखेंगे। उससे पहले देखो, जो गांधी जी थे इन्होंने ना अंग्रेजों को एक और मौका दिया। इन्होंने अपना जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, इसमें अंग्रेजों से 11 सूत्री मांगे रखी। 11 सूत्री मतलब 11 मांगे रखी कि भैया आप ये मान जाओ, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर दूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है ना। 11 मांगे सारी नहीं पढ़नी हमने, जो इंपॉर्टेंट है साथ मैंने यहाँ पे लिख दी है, उनको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे कि इसमें गांधी जी ने कहा अंग्रेजों से कि जो सिविल सेवाओं में तथा सेना में व्यय 50% कम कर दिया जाए। सिविल सेवा में आप खर्च कर रहे हो और सेना में खर्च कर रहे हो, उस व्यय को 50% कम कर दिया जाए। दूसरा, जो नशीली वस्तु हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाए पूर्ण तरीके से। तीसरा, जो CID है, जो आपकी CID होती है ना, विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। अगला, भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। पहले भारतीयों को इस टाइम पर अलाउड नहीं था कि वो आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक रख सकें, लेकिन उन्होंने कहा ये अलाउ कर दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, फिर से वही मांग। लगान में 50% की कमी की जाए। अगला, नमक कर समाप्त कर दिया जाए एवं नमक सरकारी एकाधिकार खत्म। अब देखो क्या है ना, इस टाइम पे एक रूल बनाया था सरकार ने कि जो नमक है ना, नमक जो पानी, जो समुद्र के पानी से निकालते हैं हम नमक, वो नमक सिर्फ आपका सरकार निकाल सकती है, आपको सरकार से खरीदना पड़ेगा।
ठीक है ना। और इससे पहले क्या होता था कि जो गरीब लोग हैं आपके दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो इन पानी से, इस पानी को सुखा के जिस तरह भी नमक बनाते, खुद के लिए नमक बनाते थे और खुद यूज़ करते थे। तो ठीक है, लेकिन जब सरकार ने बोला कि भाई आपको जो है नमक जो है हमसे ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एकाधिकार है, हम ही सिर्फ नमक बना सकते हैं भारत में, अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा। तो अब अंग्रेज़ नमक बनाने लग गए। अब लोकली अगर कोई नमक बना रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि उन्होंने कह दिया नमक सिर्फ हम बनाएंगे। अब जो गरीब आदमी है उसको नमक खरीदना है तो वो खुद तो बनाएगा नहीं, क्योंकि इलीगल है, तो उसको अंग्रेज़ों से ख़रीदना पड़ेगा। तो बात ये कही जाती थी कि जब ये इन्होंने अंग्रेज़ों से ख़रीदना शुरू किया तो जो आप इनको कितना पे करना पड़ता था, 14 गुना ज़्यादा। जैसे 1 रुपये का नमक खरीदे तो आप 14 रुपये देना पड़ते थे। तो कहीं न कहीं गरीबों को प्रताड़ित करने का ही एक तरीके से इन्होंने प्रयास किया था, ये जो नमक कानून था इससे, ठीक है ना। अब जब आप नमक कानून समझ ही गए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अब जो मैंने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, कि आप किसी रूल का डिसोबे करेंगे, रूल्स को डिसोबे करेंगे, लेकिन एक शुरुआत करने के लिए किसी एक रूल का तो डिसोबे करना ज़रूरी है। उसके बाद ही तो शुरुआत होगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तभी तो शुरुआत होगी। तो गांधी जी ने बहुत सोचा समझा और ये विचार किया कि किस कानून की अवज्ञा की जाए या किस कानून को डिसोबे किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो नमक बनाने वाला कानून है ना, इसी को हम डिसोबे करेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा सिर्फ हम नमक बना सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा ना, मैं इस रूल को तोड़ूंगा और दांडी से मार्च करके मैं समंदर किनारे जाऊंगा और वहाँ पर खुद नमक बना के लोगों से कहूँगा खुद नमक बनाओ, इनकी बात मत मानो। तो हो गई ना वो भी एक तरीके से। अब प्रश्न ये आता है कि इन्होंने नमक कानून ही क्यों चुना। अब देखो, अगर ये कहते ना, जैसे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे कहते कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा मूवमेंट चला रहे हैं, आप हमारे साथ आओ, क्या वो आते? वो नहीं आते, क्योंकि उनको क्या ही पड़ी इन चीज़ों से। एक तरीके से उनको समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, पूर्ण स्वराज क्या होता है। उनके लिए तो क्या है, रोजी रोटी, किसान, यही मतलब खेत में काम करना, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें ही सब कुछ है ना। तो गांधी जी ने डिसाइड किया, अगर मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो सरकार ने नमक बनाने पर पाबंदी लगा रखी है, वो सिर्फ वही नमक बना सकते हैं, इसके विरोध में आप हमारे साथ आओ, तो वो बड़ी संख्या में हमारे साथ आएंगे, क्योंकि जो नमक है वो हर घर में यूज़ होता है गरीबों में। और अगर उनसे कहा जाए कि आप इस चीज़ का विरोध करने हमारे साथ आओ कि अंग्रेजी सिर्फ नमक बना सकते हैं, तो वो बड़ी संख्या में हमारे पास आएंगे। तो यही कारण था कि आपका गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का जो है डिसाइड किया, ठीक है। अब देखो कैसे तोड़ा, ये ऐसे ही नहीं कि गए तुरंत और वहाँ तोड़ दिया, ऐसे नहीं। एक पॉलिटिक्स होती है, एक तरीका होता है कुछ भी आंदोलन का। एक आंदोलन को अगर आप बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उसका लोगों तक पहुंचना भी तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप समुद्र किनारे का मैंने नमक बना दिया, अगले दिन अखबार में आ गया, सोचेंगे हाँ चलो बना दिया, लोग ऐसे कुछ नहीं ना। आपको लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, देखो, दांडी मार्च किया, या इसको सॉल्ट मार्च कहते हैं, दांडी सत्याग्रह कहते हैं। अब क्या किया, देखो, इन्होंने क्या किया, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। और 24 दिनों, देखो इन्होंने क्या किया, 12 मार्च को 1930 को साबरमती आश्रम है जो गुजरात में, वहाँ से 78 समर्थक इनके साथ थे, उनके साथ उन्होंने पदयात्रा की, पैदल चले, ये गाँव गाँव गए, ठीक है, दांडी तक। कितने, 24 दिनों तक पैदल चले और 240 किलोमीटर की पदयात्रा में 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। अब देखो, इन्होंने 24 दिन की पदयात्रा की, इसका मतलब ये नहीं कि 24 दिन चलते ही जा रहे हैं, बीच बीच में रुक रहे हैं, लोगों को भाषण दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है और हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने 78 समर्थकों के यहाँ शुरुआत की थी। जब ये दांडी पहुँचे थे तो हज़ारों लोग इनके पीछे थे। समझ रहे हो ना कैसे आंदोलन शुरू किया इन्होंने। शुरू किया, पैदल यात्रा की, लोगों से इंटरेक्ट हुए, लोग बड़ी बड़ी सभाएं की, रास्ते में लोगों को समझाया, गाँव गाँव छोटे छोटे किसानों को समझाया, और 240 किलोमीटर की पदयात्रा की। और 5 अप्रैल को ये कहाँ पहुँच गए, दांडी पहुँच गए। अगले दिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक बनाया तो नमक कानून टूट गया, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने कहा था हम ही नमक बनाएंगे, लेकिन गांधी जी ने खुद नमक बना दिया, तो नमक कानून तोड़ दिया ना, एक तरीके से डिसोबे कर दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से शुरुआत हो गई। और गांधी जी ने 9 अप्रैल को जो एक निर्देश जारी किया कि इस आंदोलन, जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने शुरू किया है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है देश भर में, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या चीज़ें हुई, जहाँ कहीं भी संभव हो नमक कानून तोड़कर नमक तैयार किया जाए, ताकि अंग्रेज़ों को लगे कि भैया हम इनको डिसोबे कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं इनकी, ठीक है। अगला, शराब की दुकानों व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए जाए, वकील अपनी वकालत छोड़ दे, न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि सब सरकारी है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देते हैं, भैया हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप सरकार के लिए काम कैसे कर सकते हैं ऐसा। हर घर में लोग चरखा चलाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सूती वस्त्र भी नहीं जाएंगे, जो अंग्रेजों द्वारा इंपोर्ट किए गए कपड़े हैं उन पर अब निर्भर नहीं रहेंगे। आप सूत बनाओ, घर में चरखा लगाओ, खुद के लिए कपड़े बनाओ, ठीक। छात्र सरकारी स्कूलों कॉलेज से बहिष्कार करें,
आप जो है राष्ट्रीय कॉलेजों में आए, स्कूलों में आए, जो सरकार द्वारा बनाए गए उसमें ना जाएं। स्थानीय नेताओं से कहा, गांधी जी को पता लगा था मैंने कानून तो तोड़ा है, इनका अरेस्ट तो होगा ही ना, गिरफ्तारी होगी। तो गांधी जी ने कहा जब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो जो ये आंदोलन है ये हमेशा अहिंसक रहना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने लोगों से कहा। देखो तो पहला पार्ट हो गया, मैंने कहा कि कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब जो कल दूसरा पार्ट आएगा हम पढ़ेंगे कि उसमें भाई आपकी जगह जगह पर जो विभिन्न स्थान थे, ये तो गांधी जी ने दांडी में किया, और भी जगह पर किन किन लोगों ने किस किस तरीके से नमक बनाकर कानून तोड़ा, उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। देन हम पढ़ेंगे जो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाले थे, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट कब कब किया, कैसे कैसे किया, गांधी जी ने कब पार्टिसिपेट किया, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। अभी इतना समझ जाओ आप, ठीक है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।